फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एमएससी जूलॉजी के सारे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेमोग्राफी। आज का जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफी। तो इसका हमारा सिनॉप्सिस की हम देखें इसे तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी, लाइफ टेबल, जनरेशन टाइम, रिप्रोडक्टिव वैल्यू एंड 7 नंबर जो है वो है रेफरेंस। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे तो आप देखिएगा कि मानव जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना और भविष्य में होने वाली बातों का पूर्व अनुमान लगाना, ये सारी बातें जो हैं वो समाज की एक विशिष्ट शाखा डेमोग्राफी के अंतर्गत आती है और मतलब मानवीय आवरण, चाहे वह व्यक्ति हो अथवा वर्ग, स्पष्ट उन अनेक कारकों द्वारा नियंत्रित रहता है जो जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों के शब्दों के आधार पर आसानी से नहीं जाने जा सकते हैं। फिर भी किसी वैज्ञानिक का सामान्य रूप में जीवधारियों की संख्या वृद्धि एवं संख्या संतुलन की गति विज्ञान डायनेमिक्स से काफ़ी संबंधित रहता है या संबंध इनका बना रहता है। तो हम डेफिनेशन की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों जो डेमोग्राफी होती है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। डेमोग्राफी ग्रीक भाषा का वर्ड है जो शब्द डेमो एंड ग्राफी से मिलकर बना है। अर्थात डेमो अर्थात जनता और ग्राफी मतलब लिखना से है, जिसका आशय जनता के विषय में लिखना होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है सन 1855 में आशिले गुललार्ड ने किया था और उनके अनुसार डेमोग्राफी जो है ऐसा विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। यहाँ PR कॉक्स के अनुसार जिसमें मानवीय जनसंख्या के अध्ययन में सांख्यिकीय प्रणालियों, मुख्यतः जनसंख्या के आकार वृद्धि तथा ह्रास, जीवित व्यक्तियों की संख्या तथा अनुपात, किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे तथा मृत ऐसे प्रकारों की माप से प्रजननता एवं मृत्यु का जो तथा विवाह दर से है। इसका जो अनुमान पूरा है वो है मानवीय जनसंख्या के स्टडी से है तथा इनकी मुख्यतः प्रणालियों से है, जनसंख्या के आधार वृद्धि तथा अनुपात के क्षेत्रों से है और ये मृत्यु तथा विवाह की दर से मिलते जुलते हैं। तो इसी तरह तीसरे टॉपिक की हम यहाँ पे बात करें तो तीसरा टॉपिक जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी। तो हम बेसिक जानकारी यहाँ पे एकत्रित करेंगे। तो देखिए कि जनसंख्या एवं जो विकास में परस्पर संबंध होता है, जनसंख्या का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का एवं विकास का जो संबंध होता है उससे जनसंख्या के आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ता है और दूसरी ओर आर्थिक विकास का भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या का विकास पर जहाँ स्प्रेड इफेक्ट पड़ता है वहीं बैकवॉश इफेक्ट भी पड़ता है। जनसंख्या के संकोचक प्रभाव के कारण ही व्यक्तियों और समाज अथवा देश दोनों ही स्तरों पर एक टैबू बन जाता है। तो डेमोग्राफी के कॉन्सेप्ट को हम निम्न प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि पहला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड सेकंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और तो इसके बारे में पूरा जानकारी एकत्रित करेंगे यहाँ पे। तो बता सकते हैं कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे विकास संबंधी प्रमुख कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति एवं पोषित विकास की अवधारणाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक विकास में अंतर नहीं होता है। इसको अर्थशास्त्रियों ने इस शब्दों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया है।
तो हम प्रोफेसर उशला की बात करें तो प्रोफेसर उशला ने कहा था कि हिग्स के अनुसार विकास शब्द जो है का संबंध जो है वो पिछड़े हुए देशों अथवा अल्प विकसित या विकासशील देशों से है, जहाँ पर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और उनके विकास की संभावना जो है वो संबंधित वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से है। और दूसरा हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वह प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है और परिणाम स्वरूप जहाँ एक और पुनर्उत्पादनीय एवं गैर पुनर्उत्पादनीय दोनों प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में जो विकास की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे न केवल भावी विकास की दर पर उसके भावी विकास की जो दर है पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है तथा प्रदूषित पर्यावरण से मानव की जीवन की जो गुणवत्ता पर है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम चौथा टॉपिक की हम बात करें लाइफ टेबल की हम बात करें यहाँ पे, तो विभिन्न लिंग और आयु की जन्म दर तथा मृत्यु दर को जीवन सारणी में हम संयुक्त रूप से रख सकते हैं इनसे किसी समष्टि की वृद्धि और अंत की दर को नापा जा सकता है। जीविता चक्र के साथ ही जीवन सारणी भी किसी सहगण की वृद्धि को नापने के लिए एक मानव है। प्रत्येक सारणी जीवों की आयु, प्रत्येक आयु में जीवित जीवों की संख्या, प्रत्येक आयु में मृतकों की संख्या, समय से पूर्व मृत्यु का अनुपात यहाँ पे लगाया जाता है और उत्पादकता तथा दर और प्रत्येक आयु समूह के द्वारा उत्पन्न नए जीवों के लिए खाने के कॉलम हैं जिनके जो है द्वारा एक समष्टि की कुल प्रजनन दर का पता चलता है। यहाँ पे पॉपुलेशन में दो प्रकार की जीवन सारणी का उपयोग होता है। पहला है पीरियड लाइफ टेबल और सेकंड है दोस्तों कोहार्ट लाइफ टेबल। तो हम पहली बात करते हैं पीरियड लाइफ टेबल की। तो करंट पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट पर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पे पीरियड ऑफ लाइफ टेबल के है। तो सेकंड जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोहार्ट लाइफ टेबल को जनरेशन लाइफ टेबल भी कहते हैं। कोहार्ट लाइफ टेबल को दोस्तों जनरेशन लाइफ टेबल भी कहते हैं। ये कुछ पॉपुलेशन के जीवन काल में मोर्टेलिटी रेट्स को बताता है तथा पूरे जीवन काल में एक स्पेसिफिक टाइम के अंतराल के दौरान पुनः पैदा होता है। हम पांचवें टॉपिक की हम यहाँ पे बात करें वो है जनरेशन टाइम की हम बात करें तो पॉपुलेशन बायोलॉजी और डेमोग्राफी में पीढ़ी समय दो पीढ़ियों के बीच में एवरेज टाइम को जनरेशन टाइम कहते हैं। यहाँ पॉपुलेशन की लाइफ एजेस है। तो मनुष्यों में पॉपुलेशन को जनरेशन टाइम की दर 22 से 32 वर्ष है और कभी कभी इतिहासकार इसका उपयोग करते हैं तथा डाटा इवेंट्स के लिए इसमें पीढ़ी को वर्षों में करने के बाद समय का रफ एस्टिमेट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो डेफिनेशन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज की हम यहाँ पे बात करें तो परिभाषा और उत्तर देने वाला सूत्र जो है वो है जनरेशन टाइम की परिभाषा को दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे दो भागों में इसकी परिभाषा को जो है डेफिनेशन को बांटा गया है। पहला ये है कि ये वो पॉपुलेशन जिसके रिन्यूएबल टाइम को जनरेशन टाइम की तरह उपयोग करते हैं ना। एंड सेकंड जो टॉपिक है वो सेकंड जो ऑप्शन उसकी बात करें तो यह पहली और दूसरी जनरेशन के बीच जो है उसकी दूरी को फोकस करते हैं और ये इंडिविजुअल के बीच होता है। इसके लिए तीन सामान्य परिभाषाओं का भी उपयोग करते हैं जो नीचे दी गई हैं। जो जैसे कि हम नीचे की गई परिभाषा की बात करते हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए एक समय लेना उसके नेट रिप्रोडक्टिव रेट फैक्टर के द्वारा वास्तविक प्रजनन दर, इसमें कोई एक व्यक्ति अपने जीवन समय में कितने बच्चे पैदा करना चाहता है, बहुत जो परिभाषाएं होती हैं। तो वास्तविक प्रजनन दर वास्तविक जो प्रजनन दर है वो
पॉपुलेशन अर्थ पर इसे डेमोग्राफी इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी में उपयोग की जाती है। इस दौरान हम यह कह सकते हैं कि एक बैक्टीरियल ग्रोथ मोर्टेलिटी की व्याख्या की और उसे लागू किया, परंतु बैक्टीरियल ग्रोथ में कम होता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसमें कम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अगली जनरेशन में एक बैक्टीरिया के 2 बैक्टीरिया हो जाते हैं। यदि पॉपुलेशन डायनेमिक्स ग्रोथ रेट के साथ बदलाव आता है तो यह जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है, और ग्रोथ रेट जो होते हैं आर एन क्वेश्चन टी माइनस ए पॉइंट ई आर टी, जबकि एन टी साइज ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ पे एन टी जो है वो है साइज पॉपुलेशन है। एक समय में +4, जिसे हम जनरेशन टाइम में माप सकते हैं कि एक टाइम में कितनी पॉपुलेशन है। ये परिणाम जो हैं, ये जो पॉपुलेशन परिणाम जो है पॉपुलेशन के रिन्यूअल समय को जनरेशन टाइम का शो करते हैं और बहुत साधारण परिभाषा होती है। तो यहाँ पे टी बराबर log r/r। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों ये एक फार्मूला है। तो हम यहाँ पे वास्तविक प्रजनन दर पॉपुलेशन पर जो अर्थ है, इसे हम डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो परिभाषा की हम यहाँ पे बात करें तो ये परिभाषा जनरेशन पीढ़ी के बीच का अंतर बताती है, ना कि पॉपुलेशन का रिन्यूअल टाइम। ज़्यादातर डेमोग्राफिक मॉडल जो होते हैं फीमेल के आधार पर होते हैं। इसे मदर डॉटर भी बोला जाता है, जबकि इससे पिता एवं पुत्र को में भी अंतर परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक देखिए, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पी है वो ग्रोथ रेट को और रेट ऑफ पॉपुलेशन को दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पे आई जो है वो सर्वाइवलशिप को फंक्शन को जो है यहाँ पे दर्शाता है, और एम जो है वो मोर्टेलिटी के फंक्शन को दर्शाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ पॉपुलेशन मॉडल्स की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये भी एक फार्मूला है जिससे हम यहाँ पे पॉपुलेशन की मोर्टेलिटीज निकालते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, टी बराबर लैम्डा वी डब्ल्यू अपन बी एफ डब्ल्यू बराबर 1 सिग्मा ई एक्स दोस्तों एफ आई जे। तो यहाँ पे दोस्तों ये फार्मूलेस हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना। तो फार्मूला की हम बात करें तो ये जो आयु होती है जिस पर सैकड़ों सदस्य ये रिप्रोड्यूस को एक्सपेक्ट करते हैं, ये परिभाषा पहले से मिलती जुलती है, परंतु यहाँ पर पॉपुलेशन और एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल नहीं होता है। अलग अलग जो होता है कोहार्ट के लिए यहाँ पे कंप्यूटेट किया जाता है और फिर पॉपुलेशन में जनरेशन टाइम के बारे में अधिक सूचनाएं दी जाती हैं, फिर इन्हें मापा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, इसके द्वारा भी हम यहाँ पे मोर्टेलिटीज़ वगैरह यहाँ पे से निकाल सकते हैं। तो हम 6 नंबर टॉपिक की बात करें, रिप्रोडक्टिव वैल्यू की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है के साथ इसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। डेमोग्राफी में अवधारणा है जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, जो एक विशेष आयु की महिला की कितनी पुत्री और बच्चे हो सकते हैं, इन बातों ये सब बताते हैं। और रोनाल्ड फिशर ने अपनी पुस्तक में उसको तो 1930 में रिप्रोडक्टिव वैल्यू सबसे पहले परिभाषित किया था। नेचुरल सिलेक्शन की जेनेटिकल थ्योरी में उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आधार पर भविष्य में
भविष्य में बच्चों को कम करा जा सकता है दोस्तों। और इससे यह पता चलता है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव वैल्यू पॉपुलेशन की फ्यूचर ग्रोथ से दी हुई आयु की तथा किसी भी आयु में कितना सहयोग है, और मापने पर पता चलता है कि सेक्सुअली जो रिप्रोडक्टिव का एक इंडिविजुअल के कितना कंट्रीब्यूशन है, जिससे भविष्य में पॉपुलेशन ग्रोथ को निकाल सकते हैं। एक स्पीशीज की लाइफ हिस्ट्री टेबल के साथ सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एल एक्स बराबर, देखिए प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे सर्वाइविंग फॉर्म है एज ऑफ टू एक्स, एल एक्स एवरेज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ एज एक्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन में आयु के डिजिट जो होता है सेट होता है, जिसे हम निम्न सूत्र द्वारा हम यहाँ पे दर्शाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें दोस्तों। कोई कुछ भी डिफ़िकल्ट हो वो मुझसे ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों।